हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारी जी के बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, हेरोल्ड डॉमर, पीसी महालनोबिस या फिर वर्गीस कुरियन। इसका सही आंसर है दोस्तों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल हेरोल्ड डॉमर के द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से लेकर के और कब तक चली थी दोस्तों, वो चली थी 56 तक। ठीक है, और ये किस पर आधारित थी दोस्तों, ये थी कृषि पर आधारित। ठीक है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन इसके परमानेंट मेंबर नहीं है। देखिए दोस्तों, इसके कितने परमानेंट मेंबर है, ये अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, ये 5 हैं दोस्तों इसके स्थायी मेंबर। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है, भारत नहीं है दोस्तों। भारत परमानेंट मेंबर बनने की रेस में है, लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, निम्न में से किन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक तथा आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ तथा डब्ल्यूटीओ मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा डब्ल्यूएचओ मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक तथा आईएमएफ मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ही कहते हैं दोस्तों ब्रेटन वुड्स ट्विंस। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है कि 1944 में दोस्तों एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें ही इन दोनों के गठन को मंजूरी दी गई थी, मतलब इनकी स्थापना को मंजूरी दी गई थी। किस चीज़ को दोस्तों, वर्ल्ड बैंक तथा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से कोई भी कंट्री लोन लेती है जो उसके सदस्य है या फिर मेंबर है, और दोस्तों उसका अगर लोन विद इन टाइम चुकता नहीं कर पाती तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसकी मदद करता है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है दोस्तों उसको फाइनेंस कर देता है, उसको वो क्या करता है, लोन दे देता है, ताकि वो वर्ल्ड बैंक का विद इन टाइम क्या कर सके, लोन चुका सके। ठीक है दोस्तों, आज प्रेजेंट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है दोस्तों डेविड माल्पस, और दोस्तों ये 13th प्रेसिडेंट है किसके, वर्ल्ड बैंक के। अगर हम बात करें दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोस्तों इसके आज प्रेजेंट में जो इसकी जो मतलब कि प्रेसिडेंट हैं वो है दोस्तों क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें इन दोनों की स्थापना, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों, इन दोनों की स्थापना जो थी दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1945 है। ठीक है, कब है दोस्तों, 1945। हालांकि इनका जो डिसीजन किया गया था दोस्तों 1944 में किया गया था, जो कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एमआरएस मतलब कि एमआरएस का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। हमारे पास चार ऑप्शन है, मैक्सिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिवेन्यू सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम या फिर मिनिमम रिवर्स सिस्टम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या है दोस्तों, मिनिमम रिजर्व सिस्टम है एमआरएस का पूर्ण रूप। देखिए दोस्तों, ये होता क्या है, जो आपको मैंने बता रखा है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट जारी करता है या नोट छापता है, वो किस मतलब एक कौन सी पॉलिसी होती है जिसके तहत नोटों को छापा जाता है दोस्तों, वो होती है दोस्तों मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए दोस्तों, हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास 200 करोड़ का रिजर्व होना चाहिए, तभी वो नोट छापेगा। ठीक है, 200 करोड़ में दोस्तों 115 करोड़ के तो गोल्ड होते हैं, क्या दोस्तों, गोल्ड। और अगर हम बात करें दोस्तों 85 करोड़ के, 85 करोड़ रुपीस की क्या होते हैं दोस्तों, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी हो सकती है, फिर गवर्नमेंट शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम आप समझ गए होंगे दोस्तों, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत ही नोटों को छापा जाता है आरबीआई के द्वारा। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम में दोस्तों 200 करोड़ रुपए के मतलब कौन कौन से, गोल्ड और फॉरेन करेंसी या फिर बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट शेयर होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा निजी वाणिज्य बैंक है। निजी वाणिज्य बैंक मतलब कि दोस्तों प्राइवेट कमर्शियल बैंक। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर आईडीएफसी बैंक। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है टोटल असेट्स के अनुसार मतलब कि संपूर्ण संपत्ति के अनुसार, तो है वो आईसीआईसीआई बैंक। और अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल असेट्स प्लस में मार्केट कैप, उसके अनुसार तो दोस्तों वो होगा एचडीएफसी मतलब कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, टोटल असेट्स और ये जो मैंने आपको बोला मार्केट कैप। देखिए दोस्तों, मार्केट कैप का मतलब क्या होता है, जितने भी शेयर
HDFC बैंक हो या फिर ICICI बैंक हो या फिर कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी कंपनी हो, जितने भी शेयर उसके क्या है दोस्तों जारी किए गए हैं बेचने के लिए, ठीक है। इनटू में उनकी जो प्रेजेंट कीमत है, मतलब कि जो उनका प्राइस है प्रेजेंट में, उनकी जो अगर हम गुणा कर दें और जो वो आता है, जो भी वो वैल्यू आएगी, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहलाती है मार्केट कैप, मतलब कि ठीक है मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं हम इसको। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन और किसकी, टोटल असेट्स की, तो सबसे बड़ा प्राइवेट वाणिज्य बैंक होगा HDFC बैंक। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों ओनली टोटल असेट्स की, तो है दोस्तों ICICI बैंक, जिसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों ICICI बैंक की बात करें, ICICI बैंक जो बना था दोस्तों वो बना था जून 1994 में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों HDFC बैंक की, तो ये दोस्तों बना था अगस्त 1994 में, ठीक है। आप समझ गए होंगे दोस्तों। और आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी समझ चुके होंगे, क्या होता है दोस्तों, शेयर प्राइस इनटू में जितने भी शेयर उन्होंने जारी किए हुए हैं बेचने के लिए, फिर आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी हम इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध मतलब कि दोस्तों उनके लिए कोई अपोजिशन में खड़ा नहीं हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, VV गिरी या फिर नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही आंसर दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध। दोस्तों जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, मैंने आपको जाकिर हुसैन से एक क्वेश्चन बता रखा है कि इन्हें प्रथम भारतीय मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है, मतलब कि प्रथम मुस्लिम थे जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये दोनों ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि ऑन पोस्ट इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। क्या दोस्तों, ऑन पोस्ट इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। नंबर 7 हमारे सामने है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत या फिर 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य था क्या, 11वां मौलिक कर्तव्य ये था दोस्तों कि 6 से 14 साल के बच्चे जो भी उम्र के हैं दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अवसर उपलब्ध कराना ही मौलिक कर्तव्य किनके, अपने माता पिता का, ठीक है। मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य कर देना पढ़ाई के लिए या फिर शिक्षा के लिए। और दोस्तों ये मतलब ये कब लाया गया था, 2002 में लाया गया था। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। देखिए दोस्तों ये 11वां मौलिक कर्तव्य लिखा, मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड मैंने आपको बताया है, इनको किस आर्टिकल में रखा गया दोस्तों, आर्टिकल 51A में रखा गया है। और दोस्तों ये हमारे कौन से पार्ट में है, ये हमारे भारत के संविधान पार्ट 4A में है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था दोस्तों, ये जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं ये इनको कहाँ से लिया गया है, इनको लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से। दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लिखा हुआ है 1976, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। इसके द्वारा दोस्तों बहुत सारी चीजें की गई थी। इसी के द्वारा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत दोस्तों क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके तहत हमारे संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए थे दोस्तों, एक तो राष्ट्र की अखंडता, ठीक, धर्मनिरपेक्ष और एक था दोस्तों समाजवाद। मतलब कि 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, राष्ट्रीय अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है दोस्तों। ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जो लिखा हुआ है इसके रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। अगर आपको दोस्तों याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, डोडा बेटा, अनाईमुदी, महेंद्रगिरी या फिर इलायची की पहाड़ी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक संख्या में एशियाई हाथी कहाँ पाए जाते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, भारत, चाइना, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका। देखिए दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जो एशियाई हाथी पाए जाते हैं वो दोस्तों पाए जाते हैं भारत में। और तो दोस्तों जो भारत है इसके भी कर्नाटक में एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है दोस्तों, वहां पाए जाते हैं सबसे ज्यादा एशियाई हाथी, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों को बगीचा या फिर बगीचों के शहर के रूप में जाना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कराची, लाहौर, पेशावर या फिर इस्लामाबाद। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, लाहौर को जाना जाता है मुगलों का बगीचा या फिर बगीचों के शहर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्न में से कौन देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, कनिष्क या फिर अशोक। इसका सही आंसर है दोस्तों अशोक को जाना जाता था देवनाम प्रिय के नाम से।
दोस्तों अशोक ने ही स्थापना की थी, श्रीनगर को बसाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 30 मई 1948, 23 मई 1930, 23 मार्च 1931 या फिर 23 मार्च 1930। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 23 मार्च 1931 को ही दोस्तों शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। देखिए दोस्तों 23 मार्च 1931 को तो दी गई थी किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। और दोस्तों 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी महात्मा गांधी जी की। देखिए दोस्तों आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी आता है एग्जाम में कि शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 23 मार्च को ही शहीदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन कभी कभी आप पाएंगे दोस्तों कि 23 मार्च ना देकर के ऑप्शन में आपको एक दिन देता है 30 जनवरी। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या आंसर लगाएंगे? 30 जनवरी को भी शहीदी दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में? महात्मा गांधी जी की याद में, क्योंकि उनको इसी दिन इनकी हत्या की गई थी। और दोस्तों 23 मार्च 1931 को क्योंकि फांसी दी गई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो इस दिन को याद करने के लिए भी दोस्तों हम शहीदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस अधिनियम को मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, भारत शासन अधिनियम 1919 को ही जाना जाता था मार्टिन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा या फिर केरल। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, महात्मा गांधी 1915 में किस देश की यात्रा कर भारत लौटे थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 14। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के तहत ही दोस्तों जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 14 के तहत दोस्तों हमें दिया गया क्या? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में दोस्तों हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और अनुच्छेद 21A में दोस्तों हमारे शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, WML का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, वर्ल्ड मोबाइल लिंकअप, वायरलेस मीडिया लैंग्वेज, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज या फिर वाइड मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज है दोस्तों WML का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, GIF का पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरनेट फॉर्मेट और ग्राफिक्स इंटरग्रेट फाइल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है दोस्तों GIF का पूर्ण रूप, जो आप आजकल दोस्तों देखते होंगे हम व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से एक दूसरे को जो दोस्तों GIF सेंड करते हैं हम दोस्तों, वही है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है, राजीव कुमार, यशवर्धन कुमार सिन्हा, बिमल जुल्का या फिर सुधीर भार्गव। इसका सही आंसर है दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा। इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त मतलब कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में चुना गया है। इनसे पहले दोस्तों बिमल जुल्का थे और बिमल जुल्का से पहले भी दोस्तों कौन थे? सुधीर भार्गव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार किस बैंक को लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, DBS बैंक, PNB बैंक या फिर नाबार्ड बैंक। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, DBS बैंक को चुना गया है दोस्तों एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21 का दोस्तों आपको आंसर देना है, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? कल दोस्तों हमने आपसे पूछा था कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? इसका सही आंसर था दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था दोस्तों वो सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1907 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों सूरत में। और इसमें कांग्रेस जो थी दोस्तों दो पार्टी में बट गई थी, दो दल में, नरम दल और गरम दल। और दोस्तों नरम दल की जो अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, और जो गरम दल थे दोस्तों उसमें लाल बाल पाल मतलब कि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और दोस्तों
बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ही उसके लीडरशिप कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा और सबसे शानदार जो आंसर दिया था दोस्तों, वो नीलम जी के द्वारा दिया गया था। दोस्तों उनकी जो मेहनत, जितने उन्होंने डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया, वो वाकई में ही सराहनीय है। देखिए दोस्तों, जितना भी आप डिटेल में लिखेंगे वो आपको याद होगा और वो पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, और वो आपके एग्जाम में 100% आपकी मदद करेगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।